बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम और आप सबको भी बहुत बहुत सलाम। हमारा और हमारा साथी, हमारा मित्र हरमीत जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। लाहौर में तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और जिन इलाकों में नहीं हो रही वहाँ ह्यूमिडिटी है, लेकिन आइंदा आने वाले 3-4 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। और जिसके बाद उम्मीद है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, गर्मी का दौर टूट जाएगा। आज सुबह भी जब मैं आया हूँ तो खिड़की खोली है तो हल्की सी बारिश बूंदाबांदी और उसमें मतलब गाड़ी, मुझे तो लगता है मैं तो शायद लाहौर में रहती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर वाली साइड पे तो बारिश होती नहीं है। मैं वेलेंसिया वाली साइड पर रहती हूँ तो शायद वो लाहौर से बाहर निकल जाते हैं। बट एनीवेज हरमीत का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और कैसा है शहर इक़्तिदार का मौसम? मैं बिल्कुल ठीक। और आपने ऐसे मौसम से आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गिला किया भैया, लेकिन हम इस्लामाबाद वाले गिला नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से सुबह 5 बजे से जो बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम औसम है, ग्रेट। बकौल हरमीत के, हरमीत का मैं इंतजार करता, हरमीत ने कहना औसम है मौसम। तो हरमीत इधर का जरा प्रोग्राम का मौसम देखना कैसा है आज, मौसम है कि नहीं है, ये हमें बताएगी रोमा। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज आज की आपके साथ शेयर। डेली डोज से हम शो का आगाज करेंगे, उसके बाद आज हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो मामला है वो इस वक्त हुकूमत की जिद बना हुआ है और EVM के जरिए इंतखाबात करवाने से हुकूमत बज़िद है। किस तरह से इंतखाबात करवाए जाएंगे और क्या मतलब 2 साल के अरसे में इतने बड़े पैमाने पर EVM को नाफिज किया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी, मामले को कैसे टेकअप किया जाएगा, इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और हम देख रहे हैं कि डेंगू एक बार फिर से सर उठाने लगा है। अगर हम ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन को डिस्कस करें तो डेंगू के बहुत से केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से पंजाब के रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत इस मामले पर डेंगू मुहिम किस तरह से चलाएगी, डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे, इस पर भी हम शो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और आगे चलकर मजीद भी अगले घंटे की स्टोरीज बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है, लेकिन वो टॉप स्टोरीज मैं आपके साथ अगले आवर में शेयर करूंगी। सो डेली डोज से आज के शो का आगाज करते हैं। सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये है, अक्सर हम भारत को अपने शो में डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि भारत जो है कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो, कुछ भी हो, या पाकिस्तान के खिलाफ अगर जासूसी करनी हो, सो एक अमेरिकन कंपनी है, उनको एक डर जो है वो लाहक हुआ है और वो डर ये है कि चाइना और पाकिस्तान की जासूसी की गई है, विंडोज को हैक किया गया है और इसमें भारत का हाथ है। मजीद डिटेल जरा आप नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, ये हमने देखा पिछले दिनों में, मतलब काफ़ी इस तरह की वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ कंपनियों ने इशारे दिए हुए थे जिससे पता चल रहा था कि ये जासूसी की गई है। रूसी एक कंपनी है कैस्परोस्की, जिसने सबसे पहले ये नोटिस किया कि ये जासूसी हुई है और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने शिकायत की। तो ये शिकायत बड़ी जेन्युइन है। इसके बारे में कहते हैं बहुत से सॉफ्टवेयर इंडिया ने यानी इसराइल के भी इस्तेमाल किए और इस बुनियाद के ऊपर वो जासूसी हुई है। और पाकिस्तान के हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत से निज़ाम हैक भी हुए, FBR का सिस्टम पूरा हैक हुआ। तो हिंदुस्तान लगा हुआ पूरी कोशिश करने कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवाले से नुकसान पहुंचाए, इनकी जासूसी भी करे। चाइना की भी इसी तरह से इन्होंने की है। तो बहुत ही मतलब ये देखा जाए, मूसी का खुफिया नाम उसको दिया हुआ था उन्होंने, ये जो है जासूसी का जो सिलसिला है इसका। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरमीत, आपने कुछ कमेंट करना है इसके ऊपर? रूफ साहब, इससे कबल भी कुछ ऐसे इंकशाफात आया था, आपको याद होगा 6 महीने कबल भी एक जासूसी का नेटवर्क जो है अमेरिका की बाखबर एजेंसी ने वो खबर सामने लेके आए थे और जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान की कुछ चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। तो वो चीज़ें भी आई थी। अब दोबारा जो है, इसमें कोई शक नहीं है, रोमा ने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि कोई ऐसा मौका जो है वो भारत अपने हाथ से जाने नहीं देता कि कोई न जहाँ पे पाकिस्तान पे चोट लगानी हो, चोट मारनी हो, यहाँ पे कोई नुकसान देना हो तो वो ऐसा मौका जाने नहीं देता। और ये एक और चीज़ जो है सामने हमारी आई है और ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया को देखना होगा कि ये जो मामलात हैं, ये जो तखरीबकारी के, भारत हमेशा उसी में मुलविस नजर आता है। बिल्कुल ठीक आप बात करें, बट हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है कि
पेंट से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एयर कंडीशनर्स जो हैं ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं गर्मी की, जब हमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, गर्मी महसूस होती है, और फिर ऑब्वियसली एसीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, वो घरों की छतों को, दीवारों को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। अब इसके लिए काफ़ी अरसे से जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे थे कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव क्या तलाश किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर उसके अलावा एक जो फैक्टर है कि एसी के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब अमेरिकन कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा पेंट दरियाफ्त किया है कि जो अगर आप अपनी वॉल्स पे कर लें तो उससे ये होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो दीवारों तक और छतों पर नहीं पहुंच पाती और सूरज की किरणें जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। 98% ये जो प्रोसीजर है, ये जो पेंट है वो मौसर साबित हुआ है। अभी कमर्शियल बुनियादों पर इसको लॉन्च नहीं किया गया, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर इसको कमर्शियल बुनियादों पर आहिस्ता आहिस्ता करके लाया जाएगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो इसकी, जहाँ पर बिजली के नरखों में हमारे रोज इजाफा देखते हैं, आवाम परेशान है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में आएगी तो इसका बहुत सा फ़ायदा आवाम को भी होगा और ऑब्वियसली हम फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ से। 1000 स्क्वायर फुट तक अगर इसको कहते हैं पेंट करें तो 10 किलोवाट के बराबर बिजली जो है वो बचत होती है। अच्छा, हम ये जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा हिस्सा है एयर कंडीशनिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर मौसम तब्दील हो रहा है, और हम ये जानते हैं कि ये मौसमों की तब्दीली, ये जो तग़य्युर है, ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। तो इस तरह की इजादात जो है ये बुनियादी तौर पे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी एक महाज है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इस तरह की चीज़ें होती चली जाए तो पेंट बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल है। दर्जा हरारत में कमी लाना, वो कहते हैं हमारा मकसद ये नहीं है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जैसे आपने भी कहा कि हम अपना नाम लिखवा लें और बस खत्म हो जाए। हमारा मकसद ये है कि हम ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाएं, एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम से कम करें। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अप्रिशिएबल है, मतलब इसको देखा जाए। बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी हमारे पास बैंकॉक से है, जहां पर हमने देखा कि कोविड की सिचुएशन तो ओवरऑल हमने दुनिया में ही देखी और लोगों के रोजगार बहुत ज्यादा मुतासर हुए। इसी तरह अगर हम बैंकॉक का जिक्र करें तो वहां पर टैक्सी सर्विस बहुत सा इस शोबे को नुकसान पहुंचा। टैक्सियां जो थी वो सड़कों पर नहीं आ पा रही थी ऑब्वियसली क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी और आवाम को इस तरह से लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र की इजाज़त नहीं थी। अब ये सारी की सारी टैक्सीज जो इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ की टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये सारी बेकार खड़ी थी। अब इसको यूटिलाइज किस तरह से किया जाए, इनके ड्राइवर्स को ऑब्वियसली रोज़गार किस तरह से फराहम किया जाए, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था, तो इसके लिए किया क्या गया कि जो बोनट था गाड़ी का और उसकी जो रूफ थी कि छत जो थी उस पर एक लकड़ी का फ्रेम लगाया गया और उसके ऊपर मट्टी बिछाई गई और उसके ऊपर एक खेत जो था उसको उगाया गया जहां पर मुख्तलिफ सब्जियां ग्रो की गई और उसके साथ साथ मेंढक की जो कुछ नस्ल थी उसकी अफजाइश भी की गई। और इससे हुआ ये कि जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उनको एटलीस्ट रोज का जो खाना पीना था वो दस्तयाब होने लग गया। तो ये एक अच्छा मतलब ऑल्टरनेटिव कह लें या क्या इसको कहें कि ये जबरदस्त काम किया गया। मतलब ये है कि बैंकॉक के हवाले से मैं ये बताऊं, थाईलैंड को एक लैंड ऑफ सिन भी कहा जाता था किसी ज़माने में, गुनाह की यानी सरजमीन। और बैंकॉक और इस तरह के इलाके जो हैं वहाँ पे बहुत ही क्राइम रेट भी ज़्यादा था। तो वहाँ पे भी मैं जानता हूँ, मैं कुछ पहले मैंने वहाँ पे एक मुझे स्टडी टूर करवाया गया था कि मुख्तलिफ एड्स की, जैसे एड्स बहुत ज़्यादा थी बैंकॉक में और लोग जो है वो बड़ा डरते थे जाते हुए। तो वो जो जितनी तवाइफें थी यहाँ पे, आवारा फिरने वाले लोग थे, उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको वेजिटेबल्स ग्रोइंग में ऑर्गेनिक उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया, उसके रेस्टोरेंट्स बनाए गए, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए। ये कोविड से ज़रा पहले की बात है। तो वो बड़े एंटरप्राइजिंग है इस तरीके से काम करने के लिए। हरमीत का भी ज़रूर चक्कर लगा होगा, हरमीत ने भी देखा होगा इस तरह के वो लोग करते रहते हैं कोई ना कोई काम। डॉक्टर साहब को बिल्कुल कोई ना कोई मसरूफियात तो उन्होंने अपनी जिंदगी पे। इससे कबल जो इस तरह क्राइम रेट था बहुत ज्यादा था। इसके बाद फिर हमने देखा कि गैंगस्टर जो थे, मैं जब वहां पे था तो कुछ मुख्तलिफ गैंगस्टर की वार मैंने खुद भी देखी है, तलवार और रॉड उठा के गई। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीजें बेहतर हुई, कुछ लोग जो है क्योंकि टूरिज्म का अगर हमने देखा कि टूरिस्ट बहुत ज्यादा उसका रुख जो है टूरिज्म का, टूरिस्ट का उस साइड पे है, तो जाहिर बात है कि लोगों ने सुधरना था और एक नई चीज। लेकिन कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने लिपेट में लिया। कई लोग जो है माशी तौर पर काफी कमजोर हो चुके हैं। तो एक अच्छा है भाई, टैक्सी खराब हो रही है तो भैया
कोई सब्जी तो मिलेगी ना खाने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और एज वी ऑल नो स्ट्रीमिंग साइट नेटफ्लिक्स ने द क्राउन के लिए बेहतरीन ड्रामे का अवार्ड हासिल करके ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड कायम किया है। टेलीविजन के लिए दुनिया के सबसे मोतबर समझे जाने वाले एमी अवार्ड्स 2021 का इनेकाद किया गया। एप्पल टीवी प्लस के टेड लॉसो ने बेहतरीन कॉमेडी का एजाज जीता और इसके अलावा द क्राउन सीरीज अगर आपने देखी हो तो बहुत जबरदस्त है। क्वीन एलिजाबेथ पर ये बेस्ड करती है, उनकी लाइफ पर बेस्ड करती है। अब तक इसके 3-4 सीजन आ चुके हैं और अवाम को मतलब खासा पसंद आया ये सीजन। तो इस सीजन को अवार्ड मिला इस टेलीविजन में, इस टेलीविजन के जो अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा 44 अवार्ड्स थे जो नेटफ्लिक्स ने अपने नाम किए इस मेले में। और इसमें एक अबू बकर अल अरी जो एक सीरीज में काम कर रहे थे, पहली दफा एक मुसलमान जो है उसको भी अवार्ड दिया गया। द क्राउन मैंने भी कुछ थोड़ी सी देखी है, अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। पिक्चराइजेशन उसकी इतनी बहुत ही जबरदस्त ओवरऑल ही मतलब स्क्रिप्ट उसका, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसकी पिक्चराइजेशन, सारी कुछ ही बड़ी शानदार। और वो एक तो ये कि रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, मतलब हकीकत से बहुत करीब है, तो उसको मतलब एक बायोग्राफी आप समझ लें और उसको एक सीजन की फॉर्म में ढाला गया। बट एनीवेज ये सीजन बहुत जबरदस्त है, देखने के काबिल है। आज डेली डोज की हमारे पास आखिरी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और एक्टर अली जफर जो कि ऑलरेडी बहुत सी इनोवेशंस अपने म्यूजिक में, अपनी सिंगिंग में देते हैं। हमने देखा कि पहले सिंधी में और बलोची में उनके बहुत से सॉन्ग्स जो थे वो रिलीज हुए और अब बहुत जल्द इनका एक गाना पश्तो जुबान में रिलीज होने वाला है। इसका टीजर इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया और लोगों की जानिब से अब बेताबी से इस गाने का इंतजार किया जा रहा है। और इसमें जो पश्तो सकाफत है, पख्तून सकाफत है, उसको दिखाया गया है। और अगर हम इसमें देखें तो अली जफर भी हमें भरपूर उस अंदाज में ही नजर आ रहे हैं जिसमें इन्होंने पश्तो लिबास भी ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। सो अब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि पूरा गाना कब रिलीज होगा। सो ये हमारे पास डेली डोज में एक और स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। बट एनीवेज अभी हम शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईवीएम का मामला आखिर किस तरह से हल होगा, इस पर हम शो में गुफ्तगू करेंगे तफसीलन। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बहुत अहम मौजू पर अभी हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि ईवीएम का जो इस्तेमाल है, हुकूमत अपनी बात पर कायम है और अपनी ज़िद पर कायम है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो ईवीएम के ज़रिए ही करवाए जाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात हुकूमती वज़रा की जानिब से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो अपोजिशन ने सबसे पहले ईवीएम के इस्तेमाल को मुस्तरद किया और उनका ये कहा था कि इससे शफाफ इंतखाबात को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। अपोजिशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका तफसीली जायज़ा लिया और उसके बाद कहा कि ये अभी सेफ तरीका नहीं है, इससे इंतखाबात अभी मुमकिन नहीं हो सकते। साथ ही साथ आम इंतखाबात में सिर्फ 2 साल का वक्त रह गया है जो कि बहुत कम वक्त है, हम ईवीएम को इतने बड़े पैमाने पर लॉन्च नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ईवीएम के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुका है। अब हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने मीडिया के मखसूस नुमाइंदगान से बात की और बात करते हुए उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात तो ये थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाजमी तौर पर हक दिया जाएगा वोटिंग का आइंदा आम इंतखाबात 2023 में जो होने वाले हैं उनमें। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि ईवीएम के मामले पर ना हुकूमत पीछे हटेगी और ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हटेंगे इस मामले से पीछे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। अब मामला किस तरह से सॉर्ट आउट होंगे, इसमें बहुत से कानूनी पहलू भी हैं, इस पर हम आगे चलकर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर सर? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना चाहिए कि आखिर हुकूमत इस ज़िद पे क्यों अटकी हुई है कि हमने ईवीएम ही को इस्तेमाल करना। उसकी वजह यह है कि जो एतराज़ हुकूमत कर रही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरी सूरत में हर हल्के में इन्होंने जाली वोट बनवाए में और ये जाली वोटों के जरिए इलेक्शन में धांधली करेंगे। अपोजिशन भी यही कह रही है और वो कह रही है कि जनाब ये ईवीएम के जरिए धांधली होगी। मसला ये है कि दोनों तरफ से धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। अच्छा, अब धांधली होती है या नहीं होती, खैर हम अपनी गुफ्तगू तो करते रहेंगे। मेरे ख्याल में कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, चल के उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए कि धांधली दोनों तरफ से इलेक्शन कमीशन के अरकान दरमियान में पिस रहे हैं, हुकूमत उनके ऊपर एतराज़ ताबड़तोड़ हमले कर रही है
और वो ये है कि उसका मकसद तो साफ नज़र आता है कि बुनियादी तौर पे एक मकसद तो ये है कि चंद दिनों में उन्होंने कुछ फैसले करने हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत चाहती है कि इनको हटा दिया जाए या ये हट जाएं। तो इस हवाले से भी फरमाइए। और दूसरे ईवीएम की आप अगर उसके बारे में कहिए, इतनी जल्दी क्या नज़र आती है कि उसको हर सूरत में उसके ज़रिए इलेक्शन की ज़िद की जाए? असूली तौर पर वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके जो वज़रा ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर रखा है, यलगार कर रखी है, लफाजी तौर पर जंग शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो जनाब रऊफ साहब आपने भी बड़े प्रोग्राम करवाए हैं, हम भी आपके बड़े मदाओं में से हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत को एहसास ही नहीं है कि आए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर हमला आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे पर हमला है और इसके बड़े गहरे असरात पैदा होंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन ने जमानत दी है और आइन की जमानत जो है उनके 2 चैप्टर हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में, तो बुनियादी ढांचा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन का। तो हुकूमत को एहसास ही नहीं, इनके वज़रा को एहसास ही नहीं, इनके एडवाइजरों को एहसास ही नहीं कि जनाब आप बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। इसके लिए तो अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चले। बाकी हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से आपकी रसादत से ये कहेंगे कि वह नरम रवैया इख्तियार रखें, जो भी वज़रा उनके बारे में जो कलमात कह रहे हैं खामोशी रखें, जज्बात पे ना आए, ना उनको नोटिस जारी करें, ना उनको हेरी की जरूरत है, अपना खामोशी से काम करते जाएं और उनके किसी सवाल का जवाब ना दें, किसी को नोटिस ना जारी करें। आपको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आइन आपकी पुष्ट पर खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी पुष्ट पर खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट के तमाम हसास इदारे आपकी पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि आइन कहता है ना, आइन ने कहता है ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में क्यों खामोश रहे, ना बोले, अपना काम करता रहे। इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का चैप्टर क्लोज हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने उसकी ओनरशिप नहीं लेनी, इस लिहाज से खत्म चैप्टर हो गया। आपको मैं बता देता हूँ, चैप्टर क्लोज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई अमल नहीं होगा। कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, जिस तरह से आप एहसास की बात कर रहे हैं तो ऐसे मामलात में एहसास और वो तो देखा ही नहीं जाता, बट अभी जिस तरह से हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही, आप कह रहे हैं कि ईवीएम खत्म हो चुकी, चैप्टर क्लोज हो चुका, लेकिन अभी गुज़श्ता रोज के हम बयानात को गो थ्रू करें तो हुकूमत कह रही है कि ना हम पीछे हटेंगे, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हटेंगे, इलेक्शंस होंगे तो ऐसे ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है, ऑपोजिशन मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर होगा क्या? चैप्टर किस तरह से क्लोज हो सकता है? यानी ये थोड़ा सा समझाएं। और इस मामले में कुछ कानूनी पहलू भी हैं, तो इलेक्शन कमीशन पर क्या पाबंदियां आयद होती हैं, उस हवाले से भी जरा बताएं कि कानूनी पहलू क्या हैं और इम्प्लीमेंटेशन पर किस तरह से होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका सहारा ले रहा है वो आइन का आर्टिकल 218 और 226 है। इसमें शफाफियत, राजदारी, गैर जानबदारी और ये तमाम मामलात इस आइन के आर्टिकल में लिखे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट बैल्टिंग वोट जो हो रहा है ओवरसीज का, ये इसमें राजदारी नहीं है, शफाफियत नहीं है, इसमें टेम्परिंग है, इसमें हाइकिंग हो जाएगी, तो हमने इसकी ओनरशिप नहीं लेनी। तो अब ये बेशक हुकूमत अपनी हुकूमत होती है, अपने डालती है प्रेशर, इसका प्रेशराइज करने के तरीकेकार हैं। आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन बड़ा मजबूत है और जब ये बात आगे तक जाएगी तो हमारी इतरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मदानी अमल में आ जाएगी और पाकिस्तान बार कौंसिल सामने आ जाएगी। शाह साहब, माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह आर्मी चीफ पर तनकीद की जाती थी तो उनका मौक़िफ़ होता था कि हम आर्मी पर नहीं कर रहे बल्कि आर्मी चीफ पर तनकीद कर रहे हैं। अब हम जब देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आई है तो ये राजा साहब जो थे, सिकंदर साहब जो थे, ये उनके फेवरेट थे और शेख रशीद साहब ने खत भी लिखा था, लेटर लिखा था कि भाई बहुत ही काबिल एतमाद ऑफिसर है। अब क्या ऐसे मामलात आ गए जिस तरह हम देख रहे हैं कि बार बार इनकी तरफ जो इन पर जो इल्जामात लग रहे हैं, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन पे ही, इस इदारे पर लग रहे हैं या उसी को ही थ्रेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर मुस्लिम लीग ने हमाकत की, नाहलियत का मुजाहरा किया और आर्मी चीफ पर अटैक किया तो कहाँ बैठे हुए हैं? अब आप नजर आ रहे हैं, लंदन बैठे हुए हैं। इसी तरह जनाब इदारों के बारे में ISPR का स्टेटमेंट आ चुका था कि शख्सियात और इदारे एक ही चीज होती है। आप शख्सियात पर हमला करें, इदारे पर हमला, ये तरीका होता है ना, क्योंकि हम तो इदारे पर कुछ नहीं कहते, शख्सियात, जब शख्सियात इदारे एक चीज होती है ना, जब इदारे के सरबराह को आप तनकीद बनाएंगे तो फिर इदारा कहाँ जाएगा?
इदारे की सारी ढांचा खत्म हो जाता है, उसकी रिट खत्म हो जाती है, उसकी साख खत्म हो जाती है। इसलिए जनाब ये इनका फलसफा जो है, दोनों का फलसफा गलत है। इमरान खान की पार्टी का भी फलसफा गलत है और नवाज शरीफ की पार्टी का भी फलसफा गलत है। अब बाकी इस लिहाज से कि वो आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 218 के तहत इंतखाबात कराने, उस पर इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया गवर्नमेंट को भी, सब जगह पर भी, कि जनाब आपकी जो ये मशीनें हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रोल सिस्टम है, ये आर्टिकल 218 से मुतसादिम है और 219 से मुतसादिम है, 226 से मुतसादिम है। हम इसके ऊपर ओनरशिप नहीं लेते। तो ये सारे, लेकिन सिस्टम बड़ा अच्छा है, हम इसकी बात खूबियों पर हम इस पर अमल दरामद करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। और पाकिस्तान ऐसी कौन सी जनाब जदीद छड़ी लेके खड़ा हो गया कि 1.5 साल में इंतखाब करवा देगा? इंडिया जैसी डेमोक्रेसी कंट्री जो है उसने 25 साल लगाए, 1980 से लेकर 2004 तक वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहे और तब जाके उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने मुल्क में नाफिज कर दिया। बरतानिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, नॉर्वे ने रिजेक्ट कर दिया, जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया। 167 मुल्कों में से 9 मुल्कों ने इसको एक्सेप्ट किया। छोटे छोटे मुल्क है, भूटान टाइप, मालदीव टाइप, बाकी सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नॉर्वे ने गैर कानूनी करार दे दिया। तो आप सब सोच समझ के साथ फिलिपाइन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं सदर साहब। फिलिपाइन का सिस्टम मैंने देखा हुआ है, वो पाकिस्तान से मुताबिक भी रखता है, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, 90% उनकी लिटरेसी है, हमारे 30% भी नहीं है। तो फिलिपाइन की मिसाल दे रहे हैं सदर पाकिस्तान साहब। तो लेकिन सारी मैंने फिलिपाइन का मैंने विजिट किया, मैं देखा है, मैं इंडिया का देखा, फिलिपाइन का देखा, थाईलैंड का देखा, अमेरिका का देखा। अमेरिका में 2 सिस्टम चल रहा है। जब हम अमेरिका को ओबामा के इलेक्शन में हम गए तो वहाँ आधी जो है वोटर थे पोलिंग स्टेशन पर, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नजरअंदाज करके डायरेक्ट बैलेटिंग पेपर पे अपना वोट कास्ट कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा, मेरे साथ चीफ इलेक्शन पाकिस्तान भी थे, नेपाल के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, इंडिया के भी थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये सिस्टम बिल्कुल फराड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वाशिंगटन के पोलिंग स्टेशन पे वोटरों ने हमें बताया, हमने रिपोर्ट भी लिखी। तो ये जनाब बैठ के तसल्ली कर लें, जिद ना करें, जिद आप 1.5 साल में कैसे कर देगा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन? सर, जिस तरह से हम देखें कि आपने भी जिस तरह से बात की, एक तो हम देखें हुकूमत का मौक़िफ़ तो बहुत सी इस्लाहात की बात की जाती थी, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई नहीं है, बहुत कम वक्त रह गया और मेरे ख्याल में वक्त भी अभी मुख्तसर है। ईवीएम के अगर हम इस्तेमाल की बात करें, आपका ख्याल है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए? आपके ख्याल में अगर हम इस मामले को सॉर्ट आउट करने की तरफ आए, मतलब ऑब्वियसली हुकूमत ने कुछ तो मतलब इस मामले का सोल्यूशन निकलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठे, ऑपोजिशन बैठे और इसके साथ साथ हुकूमत बैठे, कोई मिड वे निकाला जाए, कोई मिड रास्ता निकाला जाए और स्टेप बाय स्टेप पर अगर सब अग्री करते हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट होने में कितना वक्त लगेगा? आपने मुख्तलिफ ममालिक की बात की, कहीं 25 साल लगे, कहीं 20 साल लगे, तो पाकिस्तान में अगर हम कर ले इसको तो फिर हमें कितना वक्त दरकार है? हमें चूंकि ज़ाहिर है मॉडर्न जमाना आ गया, मॉडर्न जो है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आ गई है, पाकिस्तान में खुशकिस्मत मुल्क है। ये बड़ी अहम बात यह है कि इन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं करनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान की साइज टेक्नोलॉजी बनाई है, इंडिया से फिलिपाइन से बेहतर है, लेकिन उसको इस अंदाज से मुतनाज़ा बना दिया कि पूरी कौम जो है वो बड़ी हैरान हो गई कि जनाब ऐसी क्या उसमें खूबियाँ है कि पूरा प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रही है। तो इस लिहाज से हम चाहते हैं सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको ये करेंगे इलेक्शन में पाकिस्तान को पहली बात तो ये खामोशी इख्तियार करे। मैं तो आपकी मुसाफिर से गुजारिश करूंगा कोई नोटिस जारी ना करे, खामोशी इख्तियार करे, लेकिन उसके बाद तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन तलब करे अपने वहाँ इलेक्शन में पाकिस्तान में बमा हुकूमत तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों को बनाए और वहाँ अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन हाउस में बता दे जनाब ये इसमें खराबियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सामने रखें, उनके भी टेक्नोलॉजी बैठे, तमाम सियासी जमातों के सभा भी बैठे जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, उनको इलेक्शन को ब्रीफिंग दे दें और फैसला कर लें, बैठ जाएं, कोई बात नहीं है। ये जो लड़ाई झगड़ा जो फसादात जो कर रहे हैं हमारे बाज वज़रा, ये वज़ीर आज़म साहब को बंदगरी में खड़ा कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म को जो है ये वज़ीरान के दोस्त नहीं है ये लोग। प्राइम मिनिस्टर साहब तो इंटरनेशनल शख्सियत है, वो तो बहुत मसरूफ आदमी है। तो ये जो उनके जो एडवाइजर हैं वो उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक रुख दिखा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का अपना इदारा है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पैटर्न चीफ है सदर पाकिस्तान जो है। तो सारे बैठ के तसल्ली से बैठ दें। अब चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें करना। और एक और बड़ी अहम बात कर दी, ये केस आ रहा है, आज डान का इदारिया पढ़ लें आप, ये केस आ रहा है जो मुझे कहना है कि बगावत कर दें दो खिलाफ, जिनको आर्टिकल 6 के तहत हमारी बाज इदारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि आइन से बगावत की है मिनिस्टरों ने
कि बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दानकेदारियां पड़े यहाँ पर, तो सब लिख दिया उसने। ये ना बहुत केस आगे जाएगा, बुनियादी ढांचे पर हमला हो गया पाकिस्तान की। तो ये तो बात करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहे, ना बोले, आराम से अपना काम करता जाए। ये बात दुरुस्त है। आप भी मानते हो साहब कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का माजी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। इन जजों ने काम ही नहीं करने दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। तो अब एक ब्यूरोक्रेट आया है चीफ इलेक्शन, वो अपना काम करना चाहता है, जानकारी दिखाना चाहता है, करने दें। मैं मानता हूँ तमाम वज़रा की बात कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का माजी का किरदार कोई साफ सुथरा नहीं रहा है। ये बट अभी आपकी ठीक है, बट अभी कंवर साहब की यही सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए, बैक एंड पर रहना चाहिए और खामोशी से अपने मामला जो हैं वो हल करने चाहिए। थैंक यू सो मच कंवर साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर हुकूमत को भी सर चाहिए कि अपनी जो एक जिद उन्होंने पकड़ ली है, अगर रिजर्वेशन जितने पाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी मुस्तरद कर चुका है, तो थोड़ा सा स्टेप डाउन हो जाए और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। बात यह है कि 3 लोगों के दरमियान इलेक्शन होना हो, उनमें से 2 का हमने नहीं इस तरीके को मानना, और जिन्होंने करवाना है वो भी नहीं मान रहे, तो अकेली एक पार्टी कैसे कर सकती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, वो नहीं कर सकती। और ये बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये हुकूमत को बिल पास कराती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला और वहां जाके ये डिस्कशन होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से मशहूर मारूफ गुलकार, अदाकार, लोग, सिंगर्स और बहुत से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात पेश की। उनका पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में उनका बहुत सा अहम रोल है, और अक्सर हम उनको पब्लिक न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो में गाहे बगाहे याद करते रहते हैं। उनकी एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो, बर्थडेज हो। सो आज हम याद कर रहे हैं मारूफ लोग गुलकार तुफैल नियाजी साहजी साहब को, जिनकी आज 31वीं बरसी है। 1990 में वो इस दुनिया से कूच कर गए थे। और अगर हम PTV की बात की जाए तो जो PTV के दौर का आगाज़ हुआ और उसकी इनॉग्रेशन हुई, इफ्तिताही नशरियात में उनका जो गाना था वो नशर किया गया, और वो गाना था लाई बेकदरा नाल यारी। और अगर अभी भी कुछ लोगों को रिकॉल नहीं हो रहा वो टाइम, तो ये तो मैं मानती हूँ कि ये जो गाना जिसका नाम मैं भी आपके सामने लेने वाली हूँ, साडा चिड़िया दा चंबा वे, ये तो बड़ा उनका मशहूर गाना है और आज तक लोग इसको बड़े ज़ौक़ से सुनते हैं, और इसको कुछ लोग सुन के आप दीदा भी हो जाते हैं। सो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए उनकी बहुत सी खदमात हैं। बहुत से ड्रामों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। मोस्टली जो ड्रामे थे वो क्लासिकल थे और रोमानवी थे। बाकी तो सर आप बेहतर बता सकते हैं। अब मसला ये है कि ये जो तुफैल नियाज़ी साहब हैं, इनको मैं कहूँ कि गुलकारी में जो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो सुर ताल वगैरह है, तो बेपना क्लासिकी मौसीकी की बैकग्राउंड थी इनकी, उसके साथ फोक सिंगिंग की, और उसके साथ एक्सप्रेशन। यानी नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, मैंने इनका ये गाना सामने बैठ के इनको सुना हुआ है, और मुझे याद है कि नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल पता नहीं कितने तरीके से ये कहा करते थे। थोड़ा सा हम आपको सुना भी देते हैं, फिर मैं आगे पुरानी यादें आज हम ताज़ा नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, जरा चलाएं जी थोड़ा सा। जिस तरह से एक्सप्रेशन बड़ा ज़रूरी होता है, इसी तरह से ये तुफैल नियाज़ी भी इन्होंने वहाँ से अपना किया, क्योंकि ये वो ज़माना था जिस वक्त आप ये कहें कि यानी सामने आपके मजमा है ना, और उस वक्त माइक का भी उतना आला इंतज़ाम नहीं है। मजमे को आपने अपने साथ मुंसलिक रखना है, अपने साथ उसको आंखों में आंखें डाल के उसको नाचने पे मजबूर कर देना है, उसको वावा करने पे मजबूर कर देना है, उसको झूमने पे मजबूर कर देना है। वो जिसको आजकल के ज़माने में इंटरैक्टिव सेशंस कहते हैं, आजकल आप कह लो। मतलब ये चीज़ जो है ये आजकल के गुलकारों को भी सीखनी चाहिए इनसे, इन लोगों को देख के। तो ये है कि मेले ठेले में जिस तरह से ये थे, वहाँ से करते करते, और कमाल भाई, मतलब मैं तो कहता हूँ इतना कमाल है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। हरमीत, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं रऊफ साहब ने जिस तरह जिक्र किया शुरुआत में, जब वीडियो मैंने देखी, यकीन माने जो एक्सप्रेशन थे, और सबसे बड़ी बात है कि अपने मदाओं को, आपने जो सामने आपके बैठे लोग हैं उनको जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन आपके एक्सप्रेशन हर अल्फाज से कि, और जिस तरह गहराई से वो जिस तरह गा रहे हैं, उसी तरह एक्सप्रेशन भी सामने दिखाई दे रहे हैं, बड़े कमाल के। और रऊफ साहब ने ठीक बात की कि लोगों को एंगेज करना ये उस वक्त एक बहुत बड़ा कमाल होता था। और आज के अगर हम देखें अपने सिंगर्स को, तो उनको सीखना चाहिए, क्योंकि हमने आजकल बड़े कम ऐसे सिंगर देखे होंगे जो जिनके एक्सप्रेशन होते
होते हैं गाने के साथ या जब वो गाते हैं। बिल्कुल ठीक आपने बात की। और नाजरीन, ये तो हमने मेमोरीज कुछ नहीं शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, थोड़ी सी अब फैशन पर बात हो जाए, बहुत ज़्यादा सियासत डिस्कस कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। फैशन का शौक एज वी ऑल नो हर खातून को होता है। वैसे तो आजकल के मर्द भी जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है, फैशन का शौक वो भी रखते हैं, बट ज़रा ये ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इस तरफ ज़्यादा कीन होती हैं। सो ये मेरा वाला शोबा है, इसमें हरमीत और सर को थोड़ा कम ही बोलने का मौका मिलेगा। बट एनीवेज, ख़वातीन का अगर देखा जाए, हम वैसे ही बहुत कम बोलते हैं। रोमा, आप कहना चाह रहे हैं मैं आपको मौका नहीं देती, मैं एक अच्छी होस्ट नहीं हूँ? वेरी सैड। वो तो रऊफ साहब से रऊफ साहब टाइम ले लो सर, यहाँ पे हरमीत कुछ कह रहे खवातीन होती हैं। है तो हम कहते हैं भैया आप ज्यादा बोले, हम कम ही बोलेंगे। हरमीत कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बोलती हूँ हम। बट एनीवेज, जिस तरह से हम फैशन का जिक्र करें, अगर खवातीन की बात की जाए तो वो अपने कपड़ों को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, बैग्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। बट मसला यहाँ पर आता है कि हर खातून की वो एक टिपिकल माइंडसेट भी होता है ना कि भाई फैशन भी करना है लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट में भी करना है। और स्पेशली अगर हम पिछले 2-2.5 साल देखें तो जब से कोविड आया है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गई है। सो फैशन भी करना है, साथ साथ बजट को भी देखना है, उसको भी मेंटेन रखना है। किस तरीके से अब हम अपने एक्सपेंसेस को ऑब्वियसली रिड्यूस करें, मैनेज करें, तफसीलन आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर सायरा रिजवान हमें मौजूद है और अपना ब्रांड बड़ा सक्सेसफुली रन कर रही हैं, सायरा इटालिए के नाम से। थैंक यू सो मच सायरा, वेलकम टू द शो। Thank you for having me. और मुझे लग रहा है ड्रेस भी आपने अपना ही ऑब्वियसली पहना होगा। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह से अभी मैं जिक्र भी करी थी गुफ्तगू के दौरान के 2.5 साल पिछले बहुत भारी रहे हैं, अभी भी भारी हैं, लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, बट उनका ये है कि जरा मुनासिब कीमत हो। तो किस तरह से मेंटेन किया जाए? फैशन भी करना है, बजट को भी देखना है। जी, ये बाकी आपने से कहा कि जो 2-2.5 साल थे कोविड के, ये बहुत एक स्ट्रगल पीरियड था। बहुत से ब्रांड्स बंद भी हो गए हमने देखा, और लोगों की क्योंकि बाइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था ऑन ऑल ब्रांड्स। बट वी ट्राई टू कवर इट अप बाय मेकिंग थिंग्स जो उनकी रेंज में हो। हम लोगों ने अपनी कॉस्ट रिड्यूस की, हमने डाउन साइजिंग की, और इस तरह हम लोग कवर कर पाए कि हम लोगों को थोड़ा बिकॉज पीपल ऑल्सो वांट टू वेयर अ ड्रेस फॉर वन टाइम एंड दे डोंट वांट टू वेयर इट अगेन। तो अफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट, हमने अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा रिड्यूस करके काफ़ी सर्व करने की कोशिश की है लोगों को। ठीक किया। वो डाउन साइजिंग वाली बात वो मुझे थोड़ा सा हर्ट कर गई है। ये नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज, जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि हमने प्राइसेस को रिड्यूस किया और इस तरह, तो फिर इसमें ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा फैब्रिक भी, या नहीं? नहीं, ये नहीं किया हमने। मैं यही तो बता रही हूँ, हमने अपने एक्सपेंसेस जो थे ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया। लेकिन ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, और ऑनलाइन में भी हमारी कैटेगरी की प्राइस यही होती है फ्रॉम 5,000 to 10,000। ठीक है, लोग कंफर्टेबली इस प्राइस में चीज़ें बाय कर लेते हैं, बिकॉज वन टाइम वो सस्ता लेना चाहते हैं। दे वांट टू ट्राई अ ब्रांड कि क्या चीज़ आती है, साइज ठीक आता है या नहीं आता है, क्वालिटी ठीक आती है कि नहीं। फिर उसके बाद दे फॉर द सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम दे मूव ऑन फॉर बिगर अमाउंट। अच्छा, जिस तरह से आप ये बात कर रही हैं ना कि एक दफ़ा एक कपड़े पहन लिए तो दिल नहीं करता वो दोबारा पहनने को, तो ये साइकी जो है ये खवातीन की साइकी है। स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो खवातीन का दिल करता है कि एक दफा एक ड्रेस में पिक्चर एक उतर गई, अब दोबारा से लोग कहेंगे कि ये रिपीट हुआ है। लोग भी ऑब्वियसली नोटिस कर रहे होते हैं, तो इसलिए आजकल ये रुझान बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है सोशल मीडिया। बात है, ये एक माइंडसेट को चेंज करने की बात है कि आप क्यों इतना ज़्यादा करते हैं। इवन वी आर फैशन डिजाइनर, बट स्टिल हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, ये मेंटालिटी और ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। एक आपका चीज पीस है, दिस इज अ क्लासिक पीस, यू कैन वेयर इट सो मेनी टाइम्स, यू कैन पास इट ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशंस इवन, जो एक अच्छा अमाउंट का अगर आप लेते हो, हैंडवर्क हुआ होता है, तो ये डिस्पोजेबल चीजें तो नहीं होती कि आप एक दफा पहने और दोबारा ना पहने। सो वी इवन ट्राई टू कन्विंस पीपल ऑन दैट कि आप इसको डिफरेंट तरह स्टाइल करें एक ही ड्रेस को लेके। लोग कन्विंस होते हैं या नहीं होते? कि खास तौर पे जब ये देखा जाए, आपने खुद ही कहा अफोर्डेबिलिटी कम हुई है, परचेसिंग पावर जो है बिल्कुल कम हो गई है। हाँ,
तो जाहिर है उनको मतलब ये देखिए वो बहुत चेंज आया है इन 2 सालों में। जब से आप देखें लोगों की बाइंग पावर भी कम है, लेकिन इनका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। उसके अलावा माइंड से थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। हम जब कन्विंस भी करते हैं तो लोगों को खुद भी समझ आती है कि हम एक ऐसा पीस लें जो हम फॉर लॉन्गर टाइम्स पहन सकें और हम डिफरेंट तरीकों से स्टाइल कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो लुक डिफरेंट ही लगती है। समटाइम्स यू कैन वेयर इट विद हैवी मेकअप एंड ज्वेलरी, तो वो आप फॉर्मल पीस बना लेते हैं, उसको ड्रेस डाउन करते हैं तो वो आपका कैजुअल पीस भी बन जाता है। तो इस तरह के लोगों में अवेयरनेस काफी आई है कि एक टॉप है, आपने डिफरेंट तरह के बॉटम से वो पहन लिया, ठीक है। तो वो डिफरेंट ओकेजन्स में इस तरह यूज हो सकता है। वी ट्राई टू, हाँ एग्जैक्टली, डिफरेंट एक ही वो है ड्रेस है, डिफरेंट तरह के दुपट्टों के साथ आपने पहना, तो एवरी टाइम इट विल गिव अपना लिप कलर, हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, देयर आर तो एवरी टाइम इट गिव अ डिफरेंट लुक, ऐसे ही लगता है कि नया। अच्छा, आजकल लोग, स्पेशली हम खवातीन की बात करें, आपका अपना ब्रांड भी खवातीन से ही मुंसलिक है, रुझान किस तरफ है ज्यादा? ट्रेंडिंग में आजकल क्या है? ट्रेंडिंग में तो लोग यही आजकल थोड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेसेस मांग रहे हैं ज़्यादा, जैसे काफ्तान हो गए, केप्स हो गए, आजकल ड्रेसेस जो फ्रॉक्स टाइप चल रहे हैं मिडी लेंथ के, वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो वो क्योंकि वेरिएबिलिटी भी बहुत है और आजकल ज़्यादातर जनरेशन वर्किंग लेडीज़ की है, ठीक है, दे डोंट वांट वेरी हैवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ साहब काफ़ी अरसे से अलील हैं, कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। कुछ रोज़ पहले उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील भी की थी कि उनको एयर एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनका जो इलाज है डॉक्टर्स के मुताबिक अमेरिका में मुमकिन है। जिसके बाद हमने देखा कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट और इवन सिंध हुकूमत ने भी इकदाम के ये मामलात जो थे उनको कोशिश की कि जिस हद तक मुमकिन हो सके उनकी हेल्प आउट की जाए और एयर एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है उसको फौरी तौर पर जो है अवेल करवाया जा सके। तो इस हवाले से जो एयर एम्बुलेंस की आमद है वो आज मुतवक्की है। कहा जा रहा है कि जनाब टर्मिनल पर इसकी आमद मुतवक्की है और मेडिकल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और रवानगी के लिए CAA से पेश की इजाज़त भी ली जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस सफ़र पर उमर शरीफ साहब के साथ कौन कौन पाकिस्तान से रवाना होगा, फैमिली में से डॉक्टर्स का क्या कहना है और एयर एम्बुलेंस कब तक पाकिस्तान पहुँचेगी, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ उमर शरीफ साहब के बेटे जवाद उमर शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जवाद, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले हम यही बात करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत वाली लंबी उम्र अता करें। हमारी दुआएं, पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की दुआएं और इवन पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे। ये फरमाइएगा कि एयर एम्बुलेंस की आमद आज मुतवक्के है, मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक इस सफ़र का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम एंड जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा आपने अब्बू के बारे में बताया और इतनी दुआ भी दी। मैं बड़ा मशहूर हूँ पब्लिक टीवी का और जितने भी तमाम मीडिया का जो इतना कंसर्न है मेरे वालिद साहब की हेल्थ को लेके और इतना फॉलो अप कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पूरी कौम उनके लिए दुआ कर रही है। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है आप सबका शुक्रिया अदा करने के। जहाँ तक बात अब्बू की तबीयत की है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू अभी स्टेबल है, मेडिकेशंस पे डॉक्टर्स ने ऑप्टिमाइज किया हुआ है और हम वेट कर रहे हैं अब के और कल मेरी मुलाकात भी हुई है मुर्तजा वहाब साहब से और वहां से तो लेटर अब फेडरल को लिखा है कि वो अप्रूवल करें वो जो पेमेंट होनी है एयर एम्बुलेंस को। एंड आई एम वेरी श्योर एंड प्रीटी श्योर, बहुत होपफुल हूं कि आज वो पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद एयर एम्बुलेंस का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें वो परमिशन अप्लाई करते हैं, जहाँ भी उन्होंने रिफिलिंग के लिए स्टॉप ओवर होना है, जहाँ पे रुकना है, और वो एक उनका पूरा प्रोसेस होता है। वो फिर स्केड्यूल हमें जारी करेंगे वो कब यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, वो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं यहाँ पर बेहद मशकूर हूँ तमाम इदारों का, सिंध गवर्नमेंट का, मुर्तजा वहाब साहब का, अहमद शाह साहब का, जिन्होंने भी इसमें हमें सपोर्ट किया, हेल्प की थ्रू आउट, इस टाइम में हमारे साथ खड़े रहे। हुकूमत पाकिस्तान का भी और सबका मैं बहुत, जितने भी मेडिकल कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, जितनी भी कम्युनिटीज हैं जो वहाँ पे हॉस्पिटल में अब्बू को जिन्होंने भी विजिट किया, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, अनऑफिशियल्स जितने भी हैं, जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए वहाँ पर और जितने अब्बू के फैंस वहाँ पर आ रहे हैं, अब्बू को नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबकी दुआओं का। बस अब हमें इंतजार है कि जैसे ही वो अप्रूवल लेटर का मिलता है और पेमेंट होती है उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल, आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 to 3 days हम लोग फ्लाई करेंगे। अच्छा जवाद, ये बताओ कि आपके वालिद के बारे में ये बताया जा रहा है कि जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल है जो वाशिंगटन DC में,
यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, वो रिसर्च की बहुत बड़ी जगह है, मैंने देखा हुआ है वो हॉस्पिटल और वो जगह भी। तो इत्तेफाक यह है कि मेरे वालिद का भी हार्ट का ऑपरेशन वहीं हुआ था, उसी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। कामयाब था ऑपरेशन? हाँ जी, बिल्कुल कामयाब हुआ था, बिल्कुल कामयाब हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल कामयाब हुआ था। तो आप ये बताइए कि वहीं पे जाना है, दिल ही की तकलीफ है जिसके लिए जाएंगे? अब्बू का ना एक वॉल्व लीक हो रहा है हार्ट में। अच्छा। 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसमें से एक वॉल्व लीक हो रहा है और उसका एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं माइट्रल क्लिप। वो बड़ा लेटेस्ट प्रोसीजर है और उसमें वो क्लिप लगा देते हैं उस जगह पे, तो फिर उससे जो ना आपकी रवानी जो है वो बेहतर हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे नॉर्मल हार्ट फंक्शन होता है। लेकिन वो प्रोसीजर पाकिस्तान में अवेलेबल है। जी हरमीत। जवाद साहब, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे लिविंग लेजेंड हैं और उसके लिए जो दुआएं हैं पूरी कौम की और उनके साथ हैं। लेकिन जब उनकी कोई ऐसी तस्वीरें उससे पहले तस्वीर को वायरल हुई तो हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताइए कि आपकी जब फैमिली आप मिलते हैं तो उमर शरीफ साहब को कैसे देखते हैं, कितनी कंडीशन में थोड़ी सी तब्दीली आई, कितने बेहतर नजर आ रहे हैं अब? इसी बात पे आना चाह रहा था कि देखें, मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान से इश्क किया है, उन्होंने पाकिस्तान का परचम हर मुकाम पे जाके लहराया है, उन्होंने पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, उनकी बातों से पाकिस्तान की खुशबू आती है, उनके हर ड्रामा में पाकिस्तान के लिए एक सोशल मैसेज होता है। हमारे जितने मसाइल हैं वो अपने ड्रामा के जरिए लोगों तक, आवाम के मसाइल उन्होंने हायर अथॉरिटी तक दुनिया में पहुंचाए हैं। और पाकिस्तान से इश्क करके उन्होंने किसी भी और मुल्क की नेशनलिटी कभी नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा अहमियत दी है और हमेशा देते रहेंगे। और उनको इस वतन की मिट्टी से बेहद प्यार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनका बेटा होने के नाते। दूसरी बात, अभी जब मैं ये तस्वीरें देख रहा हूँ, ये वीडियोस देख रहा हूँ उनकी, मुझे निहायत दुख है। हमारी फैमिली को हम इस तरह से नहीं देखना चाहते अपने वालिद साहब को, और उनके जितने भी फैंस हैं वो इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं। जिसने भी ये हरकत की है, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनके लिए ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, क्योंकि उनके भी वालिदैन होंगे और वो भी नहीं ये चाहेंगे कि उनकी तस्वीरें भी कोई वायरल करे इस तरह से, आप समझ रहे हो? तो इस तरह से जो ये चीजें हुई हैं, किसी के भी बच्चे के लिए ये बहुत तकलीफ दे चीजें होती है। मैं तो नहीं देखता सोशल मीडिया, लेकिन जो मैंने अभी तक, मुझे लोगों ने, 1-2 लोगों ने दिखाया, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा। एक्चुअली जवाब, मसला हमारे यहाँ पर ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक किसी का दिल करता है कि सबसे पहले हम लाइक्स और वो कमेंट्स और इन चीजों के लिए मतलब वो ये सब जो स्टंट्स करते हैं। लेकिन ये बहुत, मैंने भी कुछ वीडियोस ऐसी देखी और वो उसमें थोड़े अनस्टेबल, अनकॉन्शियस थे, तो लिटरली दिल बहुत दुखा था। ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में हम उन्हें देखना नहीं चाहते। बट दुआएं स्टिल हमारे साथ हैं, जहां पर इस तरह के लोग हैं तो वहां पर अच्छे लोग भी हैं जो उनके वेल विशर हैं। बट अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बताइएगा, 18 घंटे का सफर है, तबीयत तो उनकी ऑब्वियसली खराब है, तो यहाँ से कोई मेडिकल स्टाफ साथ जाएगा, कोई डॉक्टर्स वगैरह साथ जाएंगे, और आप लोगों की फैमिली है, कौन कौन साथ उनके ट्रेवल करेगा? फैमिली ट्रैवल करेगी। एयर एम्बुलेंस में तो आई थिंक एक आदमी की जगह होती है, तो वो तो मैं साथ जाऊंगा अब्बू के एयर एम्बुलेंस में, लेकिन बाकी मेरी पूरी फैमिली साथ ट्रैवल कर रही है, वो दूसरी फ्लाइट से पहुंचेंगे अमेरिका इंशाल्लाह। जहां तक बात डॉक्टर्स की है, तो ऑब्वियसली जो एयर एम्बुलेंस को बुलाने का ही मकसद ये था कि उनकी पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, नर्स भी होते हैं, डॉक्टर भी होता है, जो साथ ट्रैवल करता है। इसीलिए एयर एम्बुलेंस जो है छोटी होती है निस्बतन दूसरे जहाज के, क्योंकि वो पूरी एक कॉम्पैक्ट मिनी हॉस्पिटल ही होता है, सॉर्ट ऑफ यू कैन से। तो मैं साथ होऊंगा अब्बू के, और क्योंकि मैं मेडिकल कंडीशन अब्बू की सारी मैंने ही, सारा कुछ मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी मैं ही हूँ, तो इस वजह से हम बड़े मुतमईन होंगे अगर एयर एम्बुलेंस में हम ट्रैवल करते हैं कि हवाई सफर में वहां पे रास्ते में कहीं स्टॉप ओवर होता है तो अब्बू को किसी किस्म का, अल्लाह ना करे, कोई मसला ना हो, इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब जैसे ये रोमा ने पहले भी कहा, हरमीत भी बात कर रहे हैं कि दुआएं तो इतनी ज़्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। मेरी चूँकि आपके वालिद से काफ़ी दफ़ा की मुलाकात है और मेरे जहन में उनकी वही बातें, वो मजाक, उनके हल्के फुल्के जुगतबाजी, तमाशे जिस तरह से वो करते थे, ड्रामा कर देते थे पूरा एक, वो सारी बातें हैं। तो दुआ ज्यादा निकलती है कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह, बल्कि दुआएं उनके साथ पूरे पाकिस्तानियों की नहीं है, पाकिस्तान को जहां जहां जिस मुल्क में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वहां के लोगों की भी बहुत से दुआएं हैं। अच्छा जवाद, ये आखिरी सवाल के एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक आप लोग फ्लाई कर जाएंगे? विद इन लाइक 2 और 3 डेज जब डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीजें मुकम्मल हो जाएंगी? Approval from the State Bank. We have given the letter to the State Bank. The Sindh government have given the letter to the State Bank for the remittance. अगर वो आज अप्रूव कर देते हैं, पेमेंट आज हो जाती है, तो in the next 2 to 3 days इंशाल्लाह। It all depends कि अब वो लोग कब इसको अप्रूव करेंगे, और जैसे ही वो अप्रूवल करते हैं
एयर एम्बुलेंस को पे हो जाता है, तो एयर एम्बुलेंस से मैं क्योंकि कांटेक्ट में हूँ, फिर वो अपना स्केड्यूल हमें बताएंगे ठीक और हो वो गया। मैं सारे मीडिया के साथ शेयर कर दूंगा। मैं तमाम मीडिया आप समेत जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मेरे वालिद साहब से। मैं हर उस शख्स का फैन हूँ जो मेरे वालिद साहब का फैन है और मैं बहुत आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस जेस्चर को। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी मेरे वालिद साहब का जिक्र करें तो ये जरूर साथ कहें कि यार उनकी ये पिक्चर्स और ये वीडियोस आगे मत इनकरेज मत करें, इसको जितना हो सके आप जो है ना नहीं इग्नोर करें इन चीजों को बिल्कुल और उनकी ठीक। अच्छी पिक्चर्स को यूज करें, जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उन्हें बिल्कुल, इतनी बड़ी हंसते बड़ी खेलते हुए जितनी भी उनके पिक्चर्स हैं वही फैंस यूज करें और वाकई इस तरह के काम मत करें जिससे दिल हो फैमिली की और ऑब्वियसली जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं उनके फैंस। बट थैंक यू सो मच जवाद, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।